देखिए ये एलपी का क्वेश्चन है जिसको कि रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड और हमने लिख रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म 2। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 लिखें या ना लिखें अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में करना है कि नहीं करना है। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन लंबे लंबे हैं और जगह इतनी ही है तो इसी में कैलकुलेशन पूरा होगा। ध्यान समझिएगा, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, लैंग्वेज में लिखे कोई दिक्कत है नहीं ना, चेंजिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर मैक्सिमम z डैश कर देते हैं और ये आप जानते हैं मिनिमम z हो जाता है, माइनस में कर देते हैं। जब मिनिमम को माइनस कर देंगे तो मैक्सिमम में चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा -x1 -2x2। अब सुनो ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का है, ये अभी क्लियर नहीं है। आप अगर लिख करके आ गया, लिख के 90% नहीं आएगा, वहां लिख के आएगा रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। बट स्टैंडर्ड फॉर्म 2 कब आता है उसको हम बता देते हैं। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म 1 किया था, 1 में आपने इनइक्वलिटी को जब इक्वलिटी में कन्वर्ट किया था तो आपने वहां स्लैक वेरिएबल ऐड किए थे ना, और वो स्लैक वेरिएबल आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देते थे, है ना। यहां पर क्या होगा कि हमको चूंकि ग्रेटर का साइन होगा तो इस ग्रेटर को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमको सरप्लस वेरिएबल माइनस करने पड़ेंगे ना। अब माइनस करते वक्त क्या होगा, वहां पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमको अलग से आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने पड़ते हैं, याद है ना। तो जहां पर आर्टिफिशियल ऐड कर देंगे वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, लेकिन वहां सॉल्व करके आपको उन आर्टिफिशियल को रिमूव करना पड़ेगा पहले, है ना। और जब वो आर्टिफिशियल रिमूव हो जाएंगे तब हम फिर स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में आ जाएंगे। ये तरीका होता है। ठीक है, यानी यहाँ 2 फेज में क्वेश्चन लगेगा। एक फेज में आर्टिफिशियल रिमूव करना होता है, जैसे फेज 2 आप पढ़ते थे वो तो क्या नाम था, तो यहाँ भी 2 फेज में होता है। पहला फेज आर्टिफिशियल को रिमूव करना, दूसरा फेज अपना सोल्यूशन निकालना। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या होता है जरा देखिए ध्यान से, 2x1 प्लस 5x2, अब साफ साफ दिख रहा है -x3 करेंगे इक्वल टू 6 आएगा, और यहां पर करेंगे x1 प्लस x2 प्लस 0x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यहां पर ऐसा करते हैं कि आर्टिफिशियल के लिए एक नाम ही दे दें, चलेगा, a1 दे दे चलेगा, ज़्यादा ठीक रहता ना, फिर बाद में दिक्कत होती है। और यहाँ पर 0a1 कर दें और यहाँ पर a2 कर दें, यहाँ पर 0a2 कर दें। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि x1 x2 x3 x4 a1 a2 ऑल आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके। अब देखो इसको करते कैसे, फेज 1 स्टार्ट कैसे होता है, जरा सावधान, हम ऊपर लिखेंगे थोड़ा सा क्योंकि जगह हमको चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम करते क्या हैं, जो आपका z डैश है ना उसमें सभी एलिमेंट को उधर ट्रांसफर कर दो, तो आएगा z डैश प्लस x1 प्लस 2x2, और जितने भी आपने जितने सरप्लस और आर्टिफिशियल किए हैं ना सबके लिए 0 कॉस्ट करके यहाँ पर प्लस कर दो, प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0a1 प्लस 0a2, हमने जानबूझ के 1a2 लिखा है। ठीक है, इसके बाद एक काम और करते हैं हम यहाँ पर, आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए हम एक z और एज्यूम करते हैं, उसका नाम देते हैं ZA, और ZA में करेंगे क्या, प्लस। सुनो ध्यान से, इसमें जो आपके आर्टिफिशियल हैं उनको तो a1 a2 ऐड करेंगे और सबके लिए 0 कर देंगे, मतलब यहाँ पर 0x1 होगा, केवल यहाँ पर a1 प्लस a2 आएगा इज इक्वल टू 0, नहीं समझे। और ZA की कुछ कंडीशंस हैं उनके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें लिख दिया जाए। तो ये लिखा जाएगा आपका 2x1, जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लस a1 प्लस 0a2 इज इक्वल टू 6, और आएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस 0x3
माइनस x4 प्लस 0a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2 और a1 x1 x2 x3 x4 a1 a2 ऑल आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, इतना हमने कर दिया। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। अच्छा एक बात और हम बता दें, चूंकि हमको बार बार इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम अपने बुक से उसको उतारेंगे, आप सामने ध्यान रखिएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करते हैं, ये फेज 2 चल रहा है। ये कौन सा फेज चल रहा है, मतलब फेज, हाँ बताइए, मैट्रिक्स फॉर्म से ही तो उतारते तो गलती बहुत होती है। ये तो मैट्रिक्स फॉर्म लिखा ही लिखा जाएगा, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना ही लिखना है, इसको है, इसमें जरूरी है। अब देखो यहां पर पहले हम E1 लिखेंगे, वहां पर E1 लिखते थे और ऊपर 2 लिख देंगे। ऊपर 2 इंडिकेट करता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। फिर यहां E2 लिखेंगे, यहां भी ऊपर 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर आपने जो x1 x2 x3 x4 लिखे हैं उनके लिए नाम दे दो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 और यहां ऊपर 2 बना दो, ठीक है। और जो आपने आर्टिफिशियल ऐड किए हैं उनको चाहे बीटा 1 बीटा 2 कर दो, उनको कर दो बीटा 1 या अल्फा 5 अल्फा 6 कर दो, अल्फा 5 या बीटा 1 कर दो अलग से बाद में, बीटा 1 बीटा 2 और यहां पर 2 लिख दो, है ना। अब देखो ध्यान से, E1 E2 जो होते हैं, E1 का मतलब Z डैश के कोफिशिएंट देखो, यहां पर कोफिशिएंट क्या है 1, दूसरे में 0, तीसरे में 0, चौथे में 0, ठीक है। E2 ZA के लिए होता है, यहां 0 यहां 1, थोड़ा नीचे कर दो इसको, थोड़ा जगह जानबूझ कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर दो, यहां 1 यहां 0 यहां 0। x1 के लिए देखो, x1 के लिए यहां पर 1 है, यानी अल्फा 1 के लिए यहां 1 है, यहां x1 है नहीं, 0 है, यहां x1 के लिए 2 है, यहां x1 के लिए 1 है। x2 के लिए देखो, यानी अल्फा 2 मतलब x2, अल्फा 2 के लिए देखो x2 के लिए यहां क्या है 2 है, यहां पर है नहीं, 0 है, यहां पर 5 है, यहां पर 1 है। x3 यानी अल्फा 3 यानी x3, पहले में 0 है, दूसरे में भी 0 है, तीसरे में आपका -1 है, ये 0 है। x4 पहले में 0 है, दूसरे में भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें -1 है। बीटा 1 पहले में 0 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है। ये आपके सब हो गए मैट्रिक्स के रूप में, है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा Z डैश ZA x1 x2 x3 x4 A1 A2 इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में है आपका, इसमें 0 है, अच्छा इक्वल टू 0 यहां लिखा जाएगा 0062 0062। समझ में आई बात, नहीं आई। अब हम निकालेंगे बेसिक फेस्टिवल सोल्यूशन। बेसिक फेस्टिवल सोल्यूशन एक्स बी निकालना होता है, एक्स बी निकालने के लिए B2 निकालना पड़ता है। देखो जरा समझिएगा, E1 E2 को अलग कर दो, ये डॉटेड लाइन से अलग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये अलग कर दो। Z और ZA को अलग कर दो, ये डॉट लाइन हटा दो इसको, और जो आर्टिफिशियल के लिए थे उनको अलग कर दो, ठीक है, कर दिया आपने। अब आप यहां पर B2 लिखेंगे, B2 का मतलब वो लिखेंगे जिन्होंने आइडेंटिटी बनाई है, तो और दूसरे जो ZA और ZA वाले हैं, मतलब ये वाले नहीं, ये वाले E1 E2 वाले और बीटा 1 बीटा 2 वाले, ये मिलकर के आपका क्या बनेंगे, B2 बनाएंगे, ठीक है। तो अब अगला क्या निकालना होगा हमको, इनिशियल बेसिक फेस्टिवल सोल्यूशन। नोट कर लिया इसको याद रखिएगा, इस टेबल का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। अब चूंकि जगह कम है इसलिए अब करना पड़ता है। फॉर नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, फॉर इनिशियल बेसिक
फैसिबल सोल्यूशन। यहां पर वो नहीं चलता है कि जो जो आइडेंटिटी बनाने के लिए ऐड किए गए हैं उनको छोड़ करके सबको जीरो लिख देते थे आप, है ना। यहां ऐसा नहीं करते हैं। पहले हम यहां पर B2 निकालते हैं। B2 का मतलब जिनको आपने मतलब ZA और Z वाले, Z' और ZA वाले, और प्लस जिनको आपने अलग से आइडेंटिटी बनाने के ऐड किया है उनके कोफिशिएंट। यानी ये क्या आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 और 0 1 0 1। समझ में बात नहीं है, इन्हें लिखेंगे आप। यानी यहां लिखा जाएगा 1 0 0 0 0 1 1 1। इसको आइडेंटिटी ना समझिएगा, जिनको आपने ऐड किया उनके बारे में बात किया, और जेड और जेडे वाले मतलब ऑप्टिमल फंक्शन वो, और प्लस आइडेंटिटी के लिए जो आपने आर्टिफिशियल जोड़े वो। यहां पर 0 0 0, यहां पर 1 0। जगह भी चाहिए और मैटर भी चाहिए हमको। और यहां पर आएगा 0 0 0 1। ठीक है, ये B2 आ गया। समझ में आई बात नहीं आई। अब इन्हें आप याद रखिएगा, ये वाले जो लिखे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 याद रखिएगा। इनका काम फिलहाल हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि पूरा लिख करके हम एक बोर्ड पे नहीं लगा सकते हैं। अब क्योंकि डिजिटल बोर्ड बहुत महंगा आता है, वो लिया नहीं जा सकता है। अब इनको अलग अलग कर दो। देखो E1 E2 वाले को अलग कर दो, कर दिया, और ये Z वाले अलग कर दो। इनका काम खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, अब इनकी नेमिंग की जाती है। देखो ध्यान से कैसे लिखा जाता है, सावधान। E1 E2 वाले जो हैं ये आपका है 1 0, इसको लिखते हैं आप माइनस का CB, माइनस का CB इसको लिखा जाता है, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, 0 0, फिर 0 1, और इसको लिखा जाएगा माइनस का CBA। आर्टिफिशियल के लिए यूज कर रहे हैं ना भाई, ये Z' के लिए था, ये आर्टिफिशियल के लिए था। और ये जो पूरा है इसको, ये पूरे को हम लिख दिया 0 0, और इस पूरे का नाम लिख दिया हमने B। ये हमने ऐसे लिख दिया। इसको अलग अलग कर दो, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, मतलब अपना उसका एरिया अलग होगा। समझ आई बात नहीं आई? यानी आपने CB किसको लिखा है, CB है 0 0, इसी को लिखा है ना CB। और CBA किसको लिखा है -1 -1, भाई वो तो माइनस CBA है ना। और B किसको लिखा है आपने 1 0 0 1। तो क्या मैं कह सकता हूं B को आपने I2 लिखा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना 2 क्रॉस 2 की। अच्छा, अगर मैं B का इन्वर्स करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि I2 का इन्वर्स कर रहे हैं? तो I2 का इन्वर्स करने के बाद I2 ही तो आएगा, कोई दिक्कत? क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो आता है। अब आपको यहां पर B2 इन्वर्स निकालना पड़ता है। याद रखिएगा, बहुत स्टेप अलग अलग है। B2 इन्वर्स निकालना पड़ता है। B2 इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है उससे हम लिख देते हैं पहले। B2 इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 0 CB इंटू B इन्वर्स, CB इंटू B इन्वर्स 0 1 CBA इंटू B इन्वर्स, वो आएगा 0 0 इंटू B इन्वर्स। ये B2 इन्वर्स का फॉर्मूला है। हमें एक्चुअली में हमें XB निकालना है, XB। हाँ बताइए। तो B इनवर्स थोड़े निकाल, भी B2 अब चेंज कर रहे हैं भाई। देखो यहां पर B इनवर्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब वो नहीं लिखते हैं, अब उनका एक तरीका अपना है एडॉप्ट करने का है। अब देखो ध्यान से, सावधान। यहां पर है 1, यहां पर है 0। अगर CB का मल्टीप्लाई B इनवर्स से करो क्या आएगा? CB आएगा ना, तो इसको CB लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ये 0, ये 1,
सी बी ए का मल्टीप्लाई बी इनवर्स से करोगे तो क्या आएगा, सी बी ए आएगा ना, सी बी ए आएगा। और यहां पर 0 0 और बी इनवर्स का मतलब क्या होता है, I2, बी इनवर्स मतलब I2, बी जो भी आप लिखें, ठीक है। अब मान रख दो सबके, तो B2 इनवर्स का मान आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, बनाने वाला उसको रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से क्या प्यार था वो तो वही जाने, प्यार था उसको तो था। देखो इधर जो इनइक्वलिटी होती है ना, अब प्रकट तो छोड़िए, प्रकट तो 2 + 2 4 भी हुआ होगा। अब ये इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए सब कार्यक्रम है, इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए। जैसे आप पहले पढ़ते थे ना इटरेशन मेथड, ट्रायल मेथड, ट्रायल करते करते आप सोल्यूशन के पास पहुंचते थे, तो उन्होंने सोल्यूशन के पास पहुंचने के बजाय एक मेथड दे दिया कि ये सोल्यूशन आपका होगा, ट्रायल मत करो आप। भाई ये समझ लीजिएगा इसको, देखो ध्यान से। आप B2 इनवर्स का मान निकालते हैं। अभी इनिशियल बेसिक सक्सेसफुल सोल्यूशन नहीं मिला XB, अभी XB मिलने वाला है, B2 इनवर्स निकलेगा। B2 इनवर्स कैसे निकलेगा, 1 0, CB की वैल्यू क्या है, 0 0 है ना भाई। वो ऐसे देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे लिखा है ना, ये ऐसे, तो CB की वैल्यू हो गई 0 0, ये है 0 1, और CBA की वैल्यू क्या है, -1 -1 -1 -1। और यहां देखिए ये 0 0 नहीं है, जब I2 लिखेंगे तो उसी ऑर्डर का ही लिखा जाएगा। I2 यहां पर क्या है, 1 0 0 1 है ना, तो यहां पर 0 0 0 0 आने वाला है, ठीक है। ये आपका आया है B2 इनवर्स, ठीक है। अब XB निकलने जा रहा है, इनिशियल बेसिक सक्सेसफुल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक सक्सेसफुल सॉल्यूशन XB2, XB निकालने जा रहे हैं। XB2 लिखते हैं इसको, 2 इंडिकेट करता है केवल कि फेज 2 चल रहा है, यानी फेज 1 चल रहा है, यानी अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे हैं। इसका फॉर्मूला होता है B2 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई B2, और B2 इनवर्स क्या है, B2 इनवर्स है आपका 1 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0 1, और B जो है ना, आपने इक्वल टू में जो लिखा था ना, इक्वल टू में क्या लिखा था, 0 0 6 2, जब मैट्रिक्स बनाई थी तो इक्वल टू में जो लिखा था वही B था, 0 0 6 2। जरा इसका मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। हम तो डायरेक्ट बुक से लिखेंगे, बुक में गलत भी हो सकता है, पहले बता दें, क्योंकि बुक वाले पहले ही कह देते हैं कि वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशन, इफ एनी मिस्टेक इज देयर तो तुम भुगतो, हमसे कोई मतलब नहीं है। देखो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको करोगे तो 0 0 -6 -2, माइनस का 8 आएगा, 0 0 6 आएगा यहाँ पर, 0 0 0 2 आएगा यहाँ पर, 0 -8 6 2, ठीक है। ये आपका XB आया, ये इनिशियल बेसिक सक्सेसफुल सॉल्यूशन आया। समझ में आई बात, नहीं आई? यानी एक तरीके से ये Z के लिए आया है, Z डैश के लिए, ये ZA के लिए आया है, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 के लिए आया है, ये A2 के लिए आया है, ठीक है। अब आपकी स्टार्टिंग रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल बनने जा रही है। स्टार्टिंग या इनिशियल रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल, जो आपने सिंप्लेक्स टेबल बनाई थी रिवाइज वाली फेज 1 में, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में, लगभग वही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल। क्योंकि जगह कम है इसलिए सभी क्वेश्चंस हमने यहां से सब मामला साफ कर दिया। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो कॉलम, ध्यान रखिए कितने कॉलम बनने वाले हैं। सबसे पहले तो आप वेरिएबल इन बेसिस बनाएंगे, वेरिएबल इन बेसिस, इसको लिखा जाता है वेरिएबल्स इन बेसिस। याद कर लीजिएगा भाई, ये तरीका बता दे रहे हैं लेकिन याद करने वाला है, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन जो आपने निकाला अभी, सॉल्यूशन XB2, कुछ लोग बाद में लिखते हैं, कुछ बुक्स में XB2 बाद में लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिलहाल यहाँ लिख दो, ठीक है। इसके बाद ये सॉल्यूशन लिखा जाएगा, समझ में आ गई बात। इसके बाद क्या करेंगे, जो
आइडेंटिटी बनाने के लिए यूज किया था वो E1 E2 बीटा 1 बीटा 2 को यूज किया था ना। तो आप इसमें 4 ये बना दो, E1 E2 बीटा 1 बीटा 2, ये 4 बना दो। यहां पर E1 लिखा जाएगा, ऊपर 2 लिखा जाएगा, E2 लिखा जाएगा, ऊपर 2 लिखा जाएगा, बीटा 1 लिखा जाएगा, ऊपर 2 लिखा जाएगा, बीटा 2 लिखा जाएगा, ऊपर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर तो Z है, Z डैश, इसको आप अलग कर दो बिल्कुल। ठीक, यहां पर ZA है, इसको अलग कर दो आप। और यहां पर A1 A2 है ना, आपने नाम क्या दिए थे, A1 और A2, ये आपने टेबल बना लेना है। समझ में आई बात, नहीं आई? अब ना तो अब इसमें वैल्यू रखो, XB की वैल्यू क्या है, 0 - 862 आई है ना, 0 - 862। अच्छा, आपके यहां टेबल के अंदर टेबल बनाना सिखाया कि अलग से बनाया? तो आपकी प्रैक्टिस में अलग से आ गया ना, तो अलग से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ गया होगा ना। और ये जो आया है ये B2 इनवर्स जो आपने निकाला है, B2 इनवर्स क्या निकाला है, जो E1 के लिए निकाला है वो था 1 0 0 0 1 0 0 0, और E2 के लिए क्या निकाला था आपने, 0 1 0 0 0 1 0 0, और बीटा 1 के लिए क्या था, 0 - 1 1 0 0 - 1 1 0। B2 इनवर्स देखो जरा, ये B2 इनवर्स देखो, B2 इनवर्स देखो, B2 इनवर्स हाँ हो नहीं, हम इसलिए बार बार देख रहे हैं, हम गलत हो भी सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है अब कोई देख बाद में वीडियो में कोई कमेंट करे हमारे यूट्यूब पे देख के बता रहा है, तो क्या करें भाई, वैल्यू कहाँ तक याद करें हम। और ये आप क्या है, 0 1, नहीं समझे? अब देखो यहां पर आपको आउटगोइंग वेक्टर और इनकमिंग वेक्टर चाहिए, है ना, ये बात भी हम देखेंगे। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिए, अगर ये जो माइनस, ये जो XB है ना, सोल्यूशन है ना ये, यानी Z डैश की वैल्यू है, ZA की वैल्यू है, A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, यही मैं कह रहा हूं ना। अगर ZA 0 आ जाए, यानी आर्टिफिशियल जो ऑप्टिमल फंक्शन आपने बनाया है ZA वो 0 आ जाए, तो सोल्यूशन खत्म, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया ना, A1 A2 वैल्यू निकल आएगी, कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर ये नेगेटिव आ गई, यानी ZA 0 नहीं आया, तो आपको आगे जाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे एज ZA इज -8, जो कि लेस देन 0 है, यानी इक्वल टू 0 नहीं है। तो हमें इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, यदि हमको आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा वैसे क्या निकालते थे आप, CJ - CB YJ था ना, XJ करके निकालते थे ना। यहां पर डेल्टा का फॉर्मूला चेंज होगा, डेल्टा वो निकाले जाएंगे जो यहां बेसिस में नहीं होंगे। वी फाइंड डेल्टा J विच आर नॉट इन B2, जो B2 में नहीं है, विच आर नॉट इन बेसिस, यानी वी फाइंड डेल्टा J विच आर नॉट इन B2, यहां पर बेसिस में नहीं है, विच आर नॉट इन बेसिस कह दो या B2 कह दो। ठीक है, कौन कौन से यहां नहीं है, यहां पर अल्फा 1 नहीं है, अल्फा 2 नहीं है, अल्फा 3 नहीं है, अल्फा 4 नहीं है। ठीक है, तो हम डेल्टा 1 निकालेंगे, चूंकि आर्टिफिशियल है इसलिए A लिखे दे रहे हैं हम। डेल्टा 2 निकालेंगे, डेल्टा 3 निकालेंगे और डेल्टा 4 निकालेंगे। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया बराबर। वहां पीछे आपने क्या लिखा था, जो आप फेस 1 में लिखते थे तो आप लिखते थे माइनस फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स, याद है ना। यहां पर सेकेंड रो ऑफ B2 इनवर्स लिखते हैं, माइनस सेकेंड रो ऑफ B2 इनवर्स। पीछे वाला देखो जरा आपने, जो फर्स्ट सिंप्लेक्स रिवाइज सिंप्लेक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जहां पर आर्टिफिशियल नहीं थे, वहां पर फर्स्ट रो लिखते थे, और इनटू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, यहां ऊपर 2 लिख दो। आपके कैमरे में आ रहा, नहीं आ रहा है? अब आ रहा है, अब आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इज इक्वल टू माइनस
अब सुनिए ध्यान से, हमको ये मैट्रिक्स चाहिए, ये किस ऑर्डर की है, एक रो है 4 कॉलम है, यानी 1x4 की चाहिए ना, तो हमारा ये रिजल्ट भी 1x4 का आना चाहिए। ठीक है, हमारे कैमरे में भी थोड़ा बाहर जा रहा था, देखो ध्यान से, माइनस सेकेंड रो क्या है यहां पर, सेकेंड रो ये है आपकी। ठीक है, लिखो, यहां से है ना B2 इनवर्स, तो आएगा 0 -1, सॉरी 0 1 -1 -1 इंटू, अब ये α1 α2 देखो आप पहले, अब ये तो हमारे पास है नहीं, α1 था आपका 1021, ये था 1021, जरा एक बार चेक कर लो, और 2051 2051 और 00 -10 0 0 0 -10 और 0 0 0 माइनस, यही था ना, 0 0 0 -1। अब देखो ये आपकी 1x4 की मैट्रिक्स है और ये 4x4 की मैट्रिक्स है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1x4 की आ जाएगी, है ना। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें कि लिख दें हम डायरेक्ट, लिख दें डायरेक्ट। देखो जब इसका फर्स्ट रो में जाओगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, -2 आएगा, -1, यानी यहाँ -3 आने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, -3 -6 1 1 -6 1 1, यानी ये आने वाला है आपका 3 6 -1 -1। ठीक है, यानी डेल्टा 1a की वैल्यू क्या आई है, थोड़ा सा टेक्निकल है, टफ तो भाई है भाई, इतना टफ नहीं है लेकिन इतना इजी भी नहीं है, याद करने वाला है। यानी डेल्टा 1a की वैल्यू आई है 3, डेल्टा 2a की वैल्यू आई है 6, डेल्टा 3a की वैल्यू आई है -1, डेल्टा 4a की वैल्यू आई है -1। सुनो ध्यान से, यहां पर ऑप्टिमल नॉट ऑप्टिमल नहीं दिखाता है, आप कहेंगे चूंकि यहां पर सभी डेल्टा निगेटिव नहीं है इसलिए हमको ZA को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी अभी ये वैल्यू थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहती है, तो आप लिखेंगे एज ऑल डेल्टा JAs आर नॉट लेस आर इक्वल टू 0, सो वी हैव टू इंप्रूव ZA को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इंटरिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर चाहिए। ठीक है, इनकमिंग वेक्टर चाहिए। देखो इनकमिंग वेक्टर कैसे निकलेगा, इनकमिंग वेक्टर में जरा सावधान, सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, एज डेल्टा 2a इज क्या लिखेंगे, मोस्ट पॉजिटिव। अच्छा, डेल्टा 2a किसके करस्पॉन्डिंग है, अल्फा 2a करस्पॉन्डिंग है ना, सो अल्फा 2 इज इंटरिंग वेक्टर, इंटरिंग या इनकमिंग कह दो, इनकमिंग वेक्टर, यानी अल्फा 2 बोले तो आपके हिसाब से x2, अल्फा 2 दैट इज x2 आपका इनकमिंग वेक्टर हो गया। समझ में आ गई बात। अब इनकमिंग की बात आउटगोइंग चाहिए। ठीक है, देखो इनकमिंग हो गया अल्फा 2, रब कर दें। अब देखो आउटगोइंग ऐसे नहीं मिलता है, फॉर आउटगोइंग हमको क्या करना पड़ेगा, ये फेयर वर्क है, चूंकि जगह नहीं है इसलिए हम बात कर रहे हैं। फॉर आउटगोइंग आपने अल्फा 2 बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, B2 इनवर्स का मल्टीप्लाई अल्फा 2 से करेंगे और इसका नाम दे देंगे Y2 2। ठीक है, तो B2 इनवर्स बोले तो ये कहानी लिखी हुई है, 1 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0 1, ये B2 इनवर्स हो गया। अल्फा 2 क्या था, जरा अल्फा 2 के नीचे देखो क्या लिखा हुआ था, अल्फा 2 था 2051, एक बार देख लो जरा 2051, क्योंकि हमारे पास तो सब रब नहीं है, सामने सोल्यूशन रखा हुआ है, इसको जरा मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 2 -651, 2 -651, ये आ गया। ठीक है,
तो अब y2 यहां लिख देंगे 2 - 651। अब यहां एक कॉलम बनाएंगे y2 का, अभी आउटगोइंग नहीं मिला है, आउटगोइंग के लिए y2 की जरूरत थी, तो हम यहां पर y2 यहां एक कॉलम बना देंगे। ठीक है, ये कॉलम बना देंगे और यहां पर हम y2 2 लिखेंगे। क्या आया था? 2 - 651, 2 - 6। अभी आउटगोइंग नहीं मिला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकमिंग कौन मिला था? y2 x2 मिला था ना। अब देखो ध्यान से, हम यहां पर मिनिमम रेशियो निकालना पड़ेगा। मिनिमम रेशियो किसका? xb अपान y2 व्हेन y2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो डिवाइड करो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ना तो z से मतलब ना jd से मतलब है। अब क्या करेंगे आप? xb अपान y2 6/5, 6/5 और 2/1 यानी 2, मिनिमम रेशियो 6/5 आ गया। तो आउटगोइंग कौन हो गया? a1 हो गया। a1 किसके करस्पॉन्डिंग था? β1 के था ना, a1 को β1 लिखा था ना, तो ये आउटगोइंग हो गया। ठीक है, आउटगोइंग मिल गया, इनकमिंग पहले आप निकाल चुके हैं। आउटगोइंग मिल चुका है, इनकमिंग पहले से आप निकाल चुके हैं, सही कह रहा हूं ना। अब देखो की एलिमेंट कौन होगा? की एलिमेंट 5 होगा। ठीक है, अब आप जैसा कहानी बता करते हैं उस करना शुरू कर दीजिएगा, गलती ना हो जाए इसलिए थोड़ी सी हेल्प हमारी करिएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, 5 को क्या बनाना है? 1 बनाना है ना। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 बन गया, हम इसी में बनाएंगे। ये 0 बन गया, इसको 5 से डिवाइड किया है तो 1/5 बन गया। ये 5 से डिवाइड किया तो 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 6/5 बन गया। ये हमने 5 से डिवाइड कर दिया। चेक करते जाना है, चेक करने का हमारे पास कोई तरीका है नहीं फिलहाल, इससे कोई मतलब नहीं, यहां से चेक करेंगे क्योंकि ये तो हट जाने वाला है, ये केवल हेल्प के लिए आपके बना हुआ है। अब देखो इसके ऊपर 0 कैसे बनेगा? इस वाली रो को आप नोट कर लीजिए और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके यहां प्लस कर दो। देखो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, यहां 0 आ जाएगा। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, -1 आ जाएगा। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे, सावधान, ये 6/5 आएगा। ठीक है, और -1 में प्लस करोगे, -1 में करोगे 6/5 तो आएगा -5 + 6/5, ये 1/5 आएगा ना। इसमें 6 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -8 में प्लस करोगे 6/5 किससे मल्टीप्लाई करके? 6 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 15 40 -40 + 36/5 यानी माइनस का 4/5, माइनस का 4/5। समझ में आई बात नहीं आई? अभी चेक कर लेते हैं। माइनस का 4/5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1/5 आ रहा है। हाँ, अरे वाह। अब देखो ध्यान से, इसको 0 बनाना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ माइनस करोगे, 0 आएगा। 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में इसको माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके, माइनस का 2/5 आ जाएगा। 0 में 0 को करना है तो 0 रहेगा, 1 में 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 12/5 आने वाला है। सही समझ में आ गई बात? चेक कर लेते हैं। -12/5 आया है, 1 आया है, 0 आया है, माइनस का 2/5 आया है। नहीं, एक बात चेक कर लेते हैं, इसलिए कर रहे हैं। इसको एज इट इज माइनस कर दें, यहाँ पर 1 में 1 माइनस कर दें, 0 आ जाएगा। 1 में 0 माइनस कर दें, 1 आ जाएगा। इसमें इसको माइनस कर दें, माइनस का 1/5 आ जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये 0 रहेगा। 2 में माइनस कर दें 6/5 तो 5 दूनी 10 यानी 4/5। ये भी देख लेते हैं, 4/5 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, -1/5 आएगा, 1 आएगा। जो समझ में आ गई बात? अब आते हैं सेकेंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल। इसी चेंज करते हैं, हमको बहुत तामझाम करना पड़ेगा। ये सेकेंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल आएगा। सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो आपका जो आउटगोइंग है वो आउट हो जाएगा, इनकमिंग इन हो जाएगा। आउटगोइंग कौन था? A1 था ना। A1 जगह कौन आने वाला है? X2 आने वाला है ना, तो A1 जगह X2 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये आपका -12/5 है, माइनस का 12/5 है, ये माइनस का 4/5 है, माइनस का 4/5 है, ये 6/5 है, ये 6/5 है, ये 4/5 है, ये 4/5 है।
इसमें कोई फर्क नहीं है, जो आए वही लिखेंगे। अच्छा ये तो यही रहेगा 1 0 0, यही आ रहा है ना, ये भी यही आ रहा है, तो 0 1 0। ये नहीं समझना सर्किल वाला क्यों रब कर रहे हैं, वही आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। ये माइनस का 2/5, माइनस का 2/5, ये 1/5 1/5 वो रब करना पड़ेगा, ये 1/5, ये माइनस का 1/5, हमको रब कर दे ज़्यादा ठीक था। चलो ठीक है, इसमें यही रहेगा 0 -1 0 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको तो हटा दो, ये तो हटने वाला है, ये अभी हट जाएगा पूरा, क्योंकि ये तो आउट गोइंग के लिए, ये कहानी बताने के लिए है। ये काम खत्म हो गया, समझ में आ गई बात। ये रिवाइज सिंपलेक्स टेबल, ये टेबल पहुंच गया ना, थोड़ा गंदी हो गई है टेबल, ठीक है, अब गंदी हो गई तो क्या किया जाए। टेबल पहुंच गया ना आप, यानी टेबल आपको मिली है माइनस, एक बार चेक करें, -12/5 -4/5 6/5 4/5 1 0 0 0 1 0 -2/5 1/5 1/5 -1/5 0 -1 0 1, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब ZA की वैल्यू क्या है यहां पर, ZA की वैल्यू आ गई है -4/5 दैट इज लेस देन 0। एक तो देखो यहां से आर्टिफिशियल हटा नहीं, बेसिस से आर्टिफिशियल हटा नहीं, और ZA की वैल्यू आ गई नेगेटिव, यानी ZA 0 नहीं आया, ठीक है। तो यानी कि वी हैव टू कंप्यूट, अब आपको फिर डेल्टा निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालेंगे, एक तो डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 1A निकालेंगे, डेल्टा 2 नहीं निकालेंगे ना, डेल्टा 2 तो यहां पर है, डेल्टा 3 निकालेंगे, डेल्टा 3A आर्टिफिशियल के लिए है, डेल्टा 4A निकालेंगे, और डेल्टा 5A भी निकालेंगे ना। एक और नंबर यहां पर नहीं है ना, कैसे निकलेगा, माइनस, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है, सेकेंड रो ऑफ B2 इनवर्स, सेकेंड रो ऑफ B2 इनवर्स ये आपका है, यानी ये आ गया आपका -1, सॉरी क्या लिख रहा हूं, 0 1 1/5 -1, ये सेकेंड रो इनटू अल्फा 1, अल्फा 1 क्या है देखो जरा ध्यान से, अल्फा 1 लिख दें क्या यहां पर, मालूम है ना, लिख दें यहां पर, यानी यहां लिखा जाएगा आपका अल्फा 1 लिखा जाएगा, अल्फा 3 लिखा जाएगा, अल्फा 4 लिखा जाएगा, और अल्फा 5 लिखा जाएगा। अल्फा 5 बीटा था ना, हमने अल्फा 5 नहीं लिखा था शायद, हमने अल्फा 5 शायद नहीं लिखा है, अल्फा 5 को हमने कहा बीटा 1 लिखा था ना आपने, तो ये बीटा 1 हो जाएगा। क्यों, हमने अपने उसमें अल्फा नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा है। देखो माइनस, सेकेंड रो है 0 1 1/5 -1, अल्फा 1 क्या है, अब बुक से देखना पड़ेगा हमको, अल्फा 1 हमारी जो है, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1 0 2 1, अल्फा 3 है आपका 0 0 -1 0, अल्फा 4 जो है आपका 0 0 0 -1, और बीटा 1 है 0 1 1 0। देखो आप अपनी बुक में अल्फा बीटा पे कंफ्यूज ना होना, ये केवल उसका नाम अलग करने के लिए ऐसा किया गया है। अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें चलेगा, मल्टीप्लाई करके माइनस को अंदर ले जाकर के डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। ये 3/5 आ गया है, 1/5 आ गया है, और -1 आ गया है, और -6/5 आ गया है। तो आप देखिए डेल्टा 1A की वैल्यू क्या आ गई है, तो आप लिखेंगे ऑल डेल्टा IAs, ऑल डेल्टा IAs आर नॉट लेस आर इक्वल टू 0, सो वी हैव टू फर्दर इंप्रूव, वी हैव टू इंप्रूव ZA, हमें ZA को और इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको कि भाई इनकमिंग वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे एज डेल्टा 1A इज मैक्सिमम, सो अल्फा 1 दैट इज x1 इज इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर निकल आया, ठीक है। अब इनकमिंग के लिए y1 निकालना पड़ेगा आउटगोइंग फाइंड करने के लिए।
फॉर आउटगोइंग, अभी आउटगोइंग नहीं मिलेगा, फॉर y1 आउटगोइंग नहीं मिल रहा है, ठीक। आउटगोइंग के लिए हम एक कहानी करने जा रहे हैं, लिखेंगे आप फॉर आउटगोइंग वेक्टर, फॉर आउटगोइंग वेक्टर y12 निकालते हैं। y12 का फॉर्मूला अभी हमने पीछे क्या बताया था, पीछे निकालना सिखाया था आपने, b2 इनवर्स इंटू अल्फा 12, b2 इनवर्स इंटू अल्फा 12, यही बताया था ना। b2 इनवर्स बोले तो ये पूरा 1 0 0 0 0 1 0 0 माइनस 2/5 1/5 1/5 माइनस 1/5 0 माइनस 1 0 1 इंटू अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 है आपका 0 1 2 1 0 सॉरी 1 0 2 1 1 0 2 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1/5 माइनस 3/5 1/5 माइनस 3/5 2/5 3/5 2/5 3/5, ये y2 निकला, सॉरी y1 निकला, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन जो कर लीजिएगा, हमने बुक से उतार के लिख दिया है, या जो हमने लिखा है कभी कभी लिखते वक्त भी गलती हो जाती है ना। अब देखो ध्यान से, अब क्या लिखेंगे, इस y1 का एक y12 का एक हम टेबल बनाएंगे। इस y12 का एक टेबल बनाएंगे, फिर हमने बताया आपको y12 क्या आई है वैल्यू, 1/5 माइनस 3/5 1/5 आई है, माइनस 3/5 आई है, और 2/5 और 3/5 2/5 और 3/5। इसके बाद क्या करेंगे आप, xb को xb डिवाइडेड बाई y2 व्हेन y12 व्हेन y12 इज ग्रेटर देन 0। इसको लिखना नहीं, इसको लिखना नहीं है, देखो ध्यान से, 6/5 डिवाइडेड बाई 2/5 कितना आएगा, 3 आएगा, और 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5 यानी 4/3 आएगा, मिनिमम ये आ गया, यानी कि A2 बोले तो β2 ये आउटगोइंग हो गया, ठीक है। तो इसमें की एलिमेंट कौन है, की एलिमेंट आपका ये हुआ जाकर के 3/5 की एलिमेंट हो गया। अब 3/5 को आप सॉल्व करिए, 3/5 को सॉल्व करो, क्या करेंगे आप, इसको 1 बनाओ, थोड़ा टेक्निकल है, टफ पड़ेगा, वो अलग की बात है। 3/5 को 1 कैसे बनाएंगे, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सावधान, 5/3 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 5/3 से मल्टीप्लाई करो तो 5/3 आएगा, 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे 5/3 तो माइनस 1/3 आएगा, 5/3 से करोगे 0 आएगा, 5/3 से करोगे 0 आएगा, और 4/5 को 5/3 से करोगे तो 4/3 आएगा, ठीक। ये बात गलती देख लेना, कहीं गलती ना हो पाए। हम देखे हैं ऐसे, हमारे सामने सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं दूसरी टेबल, देखो ध्यान से, इसको 0 करना है, देखो तो 2/5 में 1 माइनस करो 2/5 से मल्टीप्लाई करके तो 0 आएगा, 0 में माइनस करो 5/3 2/5 से मल्टीप्लाई करके, 5 हट जाएगा तो ये माइनस का 2/3 आएगा, ठीक है। 1/5 में माइनस करो तो ये प्लस हो जाएगा 1/3 2/5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5×3 15 हो गया एलसीएम, तो 3 + 2 यानी कि 5/15 यानी 1/3 आ रहा है क्या, 1/3 आएगा, ये तो 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। 6/5 में माइनस करो 4/3 2/5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5×3 15 एलसीएम हो गया, तो 6×3 18 माइनस 4×2 8 यानी कि 10/15 यानी कि 2/3 2/3, यहां 2/3 आ रहा है, 4/3 2/3, हाँ ठीक, वेरी गुड। अब देखो इसको आप 3/5 से मल्टीप्लाई करो और यहां ऐड कर दो, 0 आएगा। -1 में ऐड करो 5/3 3/5 से मल्टीप्लाई करके तो कट जाएगा, तो 0 आएगा, है ना। -1/5 में
ऐड करो, अब चूंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 1/3, 3/5 से करके 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2/5, ये माइनस का 2/5 आएगा। चेक कर लो सही है, कहीं गलत कर गए क्या हम? एक मिनट, 1/5 में, अच्छा 1/5 प्लस का है, सॉरी, तो 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। समझ बात आ रही है नहीं आ रही है? ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। -4/5 में ऐड करो 4/3, 3/5 से मल्टीप्लाई करके 3 कट जाएगा, तो -4/5 प्लस 4/5 0 आ जाएगा। देखो ZA का मान 0 आ गया, आपका काम आर्टिफिशियल हट भी गए और ZA का मान 0 भी आ गया। अच्छी बात है, अभी तो एक और बचा हुआ है, इसको करिए। इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा। 0 में माइनस करो 5/3, 1/5 से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 1/3 आएगा। माइनस का 2/5 में माइनस करो तो प्लस हो जाएगा, 1/3, 1/5 से मल्टीप्लाई करके, 5 या 15 एलसीएम हो गया, -3 दूनी 6 प्लस 1, -5/15 यानी -1/3 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। अरे वाह, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -12/5 में माइनस करो 4/3, 1/5 से मल्टीप्लाई करके, 5 या 15 एलसीएम हो गया, -12 या 36, माइनस का 4, तो माइनस का 40/15, 15 40, 5 या 15, -8/3। सही है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? क्या करेंगे आप यहां पर? आप लिखेंगे एज ZA 0, ZA 0 आ गया है, ठीक है, ZA 0 हो गया है, एंड ऑल द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर रिमूव्ड, सभी आर्टिफिशियल रिमूव हो चुके हैं। सो फेज 1 कंप्लीट, वी कम टू फेज 2, ठीक है। लेकिन दोबारा इसको लिखो, पहले आप पहले इसको लिखने की कोशिश करो, लिखें दोबारा हम इसको, यानी आप टेबल बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो अब हमको इसका यूज करना पड़ेगा ना, हमें इसी के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो लिखना पड़ेगा ही हमको। हम फिलहाल कॉलम नहीं अच्छा कॉलम रब किए ले रहे हैं, अंदर रब किए ले रहे हैं, ऊपर लिखा रहने देंगे, हमको इसका यूज करना पड़ेगा ना, हमारे पास तो मजबूरी। बाद में बुक से हम उतार लेंगे, देखो ध्यान से। इन्हें भैया प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन 1-2 की, ठीक है, टफ नहीं है लेकिन इतना इजी याद करना नहीं है। देखो लिख लेते हैं आप, एक बार अपने से देख लेना, -8/3 है, मतलब यही आया था, 0 है, 2/3 है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां x1 हो जाएगा ना, ये 4/3 है, यहां पर आपका है 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, ये -1/3 है, यहां पर 0 है, यहां 1/3 है, यहां -1/3 है, यहां -1/3 है, यहां पर 0 है, यहां -2/3 है, यहां पर 5/3 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे हियर डेल्टा ZA is 0, हियर ZA is equal to 0 and artificial variables are removed from basis, so we have to come to phase 2, we have to come to phase 2 में आ जाएंगे हम, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बन जाएगा। अब आपकी स्टार्टिंग रिवाइज सिंपलेक्स टेबल फिर बनेगी आपकी, ठीक है। अब आपकी बनेगी स्टार्टिंग फेज 2 वाली स्टार्टिंग रिवाइज सिंपलेक्स टेबल। तो कोई यहां कैसे बनने वाली जरा समझिएगा, ये Z डैश रहेगा और ये ZA गायब हो जाएगा, ये काम खत्म हो गया, ZA गायब हो गया, समझ में आई बात नहीं आई? अच्छा, E1 E2 में और जो XB है वो यहां XB1 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो 2 था ना पावर में, फेस जो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 था ना वो 1 बन गया, XB1 हो जाएगा।
अच्छा ये जेड के लिए E1 था कि E2 था? जेड के लिए E1 था कि E2 था? E1 था ना? E1 जेड के लिए था, जेड ए के लिए E2 था ना, तो E2 यहां से गायब हो जाएगा, ठीक है, E2 यहां से गायब हो जाएगा। तो यानी यहां जो टेबल बनेगी और यहां हर सब में 1 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां B1 इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन पकड़ में आया? ठीक है, टेबल क्या बनी आपकी? अब टेबल हम अलग से नहीं बना रहे हैं, टेबल वो थोड़ी गैप हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेबल ये बन गई आपकी, z डैश हो गया -8/3, 1 -1/3 -1/3। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे आप? अब फिर डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा कौन से निकालने पड़ेंगे? जो यहां पर नहीं है। कौन कौन से नहीं है भाई? डेल्टा 1 नहीं, कौन कौन से नहीं है? x1 यहां है, x2 यहां है, x3 यहां नहीं है, x4 नहीं है, ठीक है। तो हमको आर्टिफिशियल से मतलब नहीं है, आर्टिफिशियल काम खत्म हो गया। तो आप डेल्टा 3 डेल्टा 4 लिखेंगे, डेल्टा 3 डेल्टा 4, ए नहीं लगाएंगे। इसमें क्या होता था? माइनस फर्स्ट रो आप B1 इनवर्स, याद करिए आप, फेस जो स्टैंडर्ड 1 में आप करते थे वहां फर्स्ट रो लिखते ना, तो B1 इनवर्स की फर्स्ट रो कौन सी है? ये वाली है, 1 -1/3 -1/3 इंटू डेल्टा 3 किसके करस्पॉन्डिंग है? अल्फा 3 के करस्पॉन्डिंग है। क्या था आपका? 0 -1 0 0 -1 0। और डेल्टा 4 किसके था? अल्फा 4 के लिए 0 0 -1 0 0 -1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1/3 1/3 1/3 1/3, यानी आएगा -1/3 -1/3। तो लिखेंगे ऑल डेल्टा जेज आर लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, इसलिए सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? ऑप्टिमल हो जाएगा। अगर ऑप्टिमल ना होता तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 था ना, वो अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे आप, ठीक है। अब ऑप्टिमल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू क्या निकली? ये जेड डैश क्या था? मैक्सिमम था ना, तो मैक्सिमम जो जेड डैश था वो आ गया -8/3, x1 की वैल्यू आ गई 4/3 और x2 की वैल्यू आ गई 2/3। लेकिन चूंकि आपको मिनिमम जेड चाहिए तो मिनिमम जेड आपका माइनस का मैक्सिमम जेड डैश हो जाएगा, तो 8/3 आ गया। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये छोटा सा मेथड है। नहीं तो आप देखिए एलपी के क्वेश्चन कोई भी 45 मिनट से कम में नहीं सॉल्व होते, 40 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये करिएगा।